नमस्कार दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बजट पे चर्चा करेंगे। देखिए, अभी प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी होगा कि हम जनवरी 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक का करंट कर लें। इससे फ़ायदा होगा कि कभी कभी करंट पूछा जाए, आप एग्ज़ाम में उसे बनाने के लिए तैयार रहेंगे। तो अगर इस दौरान हम देखते हैं तो हमारा 2 बजट मिलता है, 1 फरवरी 2021 का और 1 फरवरी 2022 का। 2 बजट और सर्वे मिलेगा। 2022 वाला जो भी बजट और सर्वे है वो यूट्यूब पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं और बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है, बताया गया है। 2021 वाला भी हम साथ में देख लेते हैं कि क्या पता एग्ज़ाम में अगर ये भी पूछ दिया जाए तो हम तैयार रहेंगे कि हम कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में उसको हम बना लें। तो इसी मद्देनज़र आज हम लोग बजट 2021-22 देखेंगे और इसका जो भी फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है उसी को हम देखेंगे। क्योंकि अब एग्ज़ाम 15 दिन है लगभग, तो अब उतना टाइम है नहीं कि ज़्यादा डिटेल में आपको 1 घंटा का आधा घंटा का वीडियो बनाया जाए। तो हम उन्हीं टॉपिक को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। अगर बजट 2021-22 का, तो यह भारत का पहला पेपरलेस बजट था। पेपरलेस बजट था, ये पहला था। यह पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। 2021-22 का जो बजट था भारत का पहला पेपरलेस बजट था, यानी कि कह सकते हैं यह डिजिटल बजट था, पहला डिजिटल बजट था। इसका थीम अगर देख लें तो इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत। और 2021 में अगर देखेंगे तो यह शब्द भी बहुत चर्चा में था। आत्मनिर्भर हर जगह यही प्रयोग हो रहा था, हर योजनाएं बन रही थी आत्मनिर्भर पे, आत्मनिर्भर पैकेज आ रहा था। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में बजट का थीम भी था आत्मनिर्भर भारत। अगर इस बजट का हम साइज देख लें, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बजट का साइज़ क्या था, मतलब कितना अमाउंट था पूरा, तो 34.83 लाख करोड़ का यह बजट था 2021-22 का। और 2022 की बात कर रहे हैं, 2022-23 का जो बजट था इसका साइज़ था 39.45 लाख करोड़। आप दोनों याद रखेंगे, इसमें 34.83 है और 22 वाला में 39.45 है। अब देखिए 2021-22 का फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट, मतलब जो अनुमान लगाया गया था कि कितना परसेंट रहेगा, वो 6.8%। यह पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि 2021-22 के बजट में फिजिकल डेफिसिट कितना था, तो आप बताएंगे 6.8% था। ये हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देख लेते हैं कौन कौन से टर्म यूज़ किया गया और क्या क्या जो स्पेसिफिक चीज़ें थी बजट में। अगर हम उनकी बात करें तो एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बजट में जो पैसा सरकार के पास आता है या सरकार के पास पैसा कहाँ कहाँ जाता है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे वो सेक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो पैसा भारत सरकार के पास आता है वो कहाँ कहाँ से आता है, तो सरकार सबसे ज़्यादा उधार लेती है, लोन लेती है विदेशी बैंकों से या बाहर से। तो सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ से आता है, उधार में आता है। दूसरा अपना सरकार का जीएसटी कलेक्शन से आता है और 3 नंबर पे आपका इनकम टैक्स से आता है। ठीक है, आप इस क्रोनोलॉजी को याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा पैसा उधार से आता है। देखिए इसमें आप परसेंटेज याद मत करें, परसेंटेज में आप चूँकि इसका 3% कहाँ से आता है, इनका 3% देखेंगे, कहाँ जाता है इनका 3% देखेंगे, तो फिर दिमाग में कंफ्यूज हो जाएगा आपको। इसीलिए आप परसेंटेज नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है टॉप प्रायोरिटी पे कौन होता है, उधार, जीएसटी और इनकम टैक्स। देखिए यह जो टॉपिक है थोड़ा डाटा इसमें ज़्यादा है, तो आप वही डाटा को याद करिए जो कि आपके लिए ज़रूरी हो। जैसे देखिए आपको अभी बजट 2 पढ़ना है, सर्वे 2 पढ़ना है,
फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ना है, इंडिया का पढ़ना है, बिहार का पढ़ना है, जनगणना पढ़ना है, तो अगर बिना मतलब का डाटा आप याद रखेंगे ना तो दिमाग में वो फिर मिक्स करके कोई काम का नहीं रहेगा। तो कम डाटा पढ़िए, ज़रूरी डाटा पढ़िए। यहाँ पे आप सिर्फ याद रखेंगे रुपया आता है उधार से, जीएसटी से और इनकम टैक्स से। थोड़ा सा अगर 2022 की हम बात कर रहे हैं, 2022-23 में, तो यह चेंज हो जाएगा। आपको 1 नंबर पे आएगा उधार, 2 नंबर पे आ जाएगा आपको जीएसटी, 3 नंबर पे आ जाएगा आपको निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स, और 4 नंबर पे आ जाएगा आपको इनकम टैक्स। आप इस चीज़ से इसको याद रखेंगे कि इनकम तो था ही नहीं, 2021 में लोगों के पास इनकम हुआ ही नहीं है, तो 22 में टैक्स देगा लोग कहाँ से? भाई कोरोना में तो बहुत लोगों का नौकरी चला गया, सब लोग घर पे बैठा था, रोज़गार हुआ नहीं, कुछ प्राइवेट सेक्टर तो बर्बाद ही हो गया लगभग। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो लोगों का इनकम ही नहीं हुआ, तो जब इनकम नहीं हुआ तो इनकम टैक्स लोग कम ही दिया। तो इसीलिए यह जो 21-22 में 3 नंबर पे था, 22-23 में देखेंगे तो ये 4 नंबर पे चला गया है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, 21-22 का पूछेगा तो आप उधार, जीएसटी, इनकम टैक्स देंगे, उसके बाद निगम कर है, कॉरपोरेट टैक्स है। लेकिन 22 वाला में यह थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, उधार, जीएसटी, निगम कर, फिर इनकम टैक्स हो जाता है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब देखिए रुपया जाता कहाँ है? सरकार के पास जो पैसा आएगा सरकार कहाँ खर्च करेगी? तो टॉप प्रायोरिटी पे होता है इंटरेस्ट पेमेंट। आप ऊपर देखे थे कि सरकार पैसा लेती है उधार में, तो लेती है तो पैसा देना भी तो पड़ता होगा, उसका कुछ ब्याज भी देना पड़ता होगा। सबसे ज़्यादा सरकार ब्याज चुकाती है। उसके बाद में जो टैक्स जीएसटी कलेक्शन होता है उसमें राज्यों का जो भाग होता है वह राज्यों को पैसा देती है। और 3 नंबर पे जो होता है केंद्र सरकार की योजना जो होती है उसमें पैसा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए पूरा 2021 का जो टाइम था कोविड का टाइम था, उसमें हेल्थ सेक्टर की ही बात हो रही थी, सब लोग त्राहिमाम कर रहा था, तो हेल्थ सेक्टर पे बहुत जोर दिया गया और हेल्थ सेक्टर का बजट थोड़ा सा बढ़ाया गया। ये हुआ 2,23,846 करोड़। हालांकि ये डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे इतना पूछा जा सकता है कि यह पिछले साल की तुलना में यह बजट कितना ज़्यादा बढ़ा है। तो आप याद रखेंगे 137% की वृद्धि हुई है इसमें। हेल्थ सेक्टर का जो बजट है उसमें 137% का वृद्धि किया गया। और कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया, तो वैक्सीन के लिए स्पेशल बजट में प्रावधान किया गया कि 35,000 करोड़ का बजट स्पेशल दिया गया वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, तो यह आपसे पूछा जा सकता है। पिछले एग्ज़ाम में कई बार यह डाटा पूछा गया है कि वैक्सीनेशन में कितना रुपया बजट में खर्च किया गया, खर्च करने का प्रावधान किया गया, तो 35,000 करोड़ है। एक मित्र स्कीम का चर्चा रहा बजट में, ये टेक्सटाइल से है। अगर हम मित्र का फुल फॉर्म ये भी पूछा जा सकता है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। बजट में यह कहा गया कि 7 टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। तो हालांकि टॉपिक मेंस का है, मेंस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि 2021-22 के बजट में कितने मित्र स्कीम के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो आप याद रखेंगे 7, बाकी इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। एक मनरेगा है। देखिए मनरेगा बहुत बढ़िया स्कीम है, वर्ल्ड बैंक इसकी काफ़ी तारीफ़ किया है और लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में इसका बहुत योगदान रहा है। लेकिन यह विवाद में तब आया जब प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इस पर एक बेतुका बयान दे दिया, तो लोगों को लगा कि मनरेगा के प्रति इनका ध्यान नहीं है और इस योजना का बार बार वो क्रिटिसिज्म करते रहे। लेकिन जब बजट पास करते हैं 2021-22 का, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फंडिंग मनरेगा को देते हैं
अब तक मनरेगा में इतना फंडिंग कोई सरकार नहीं दिया था जितना इस 2021-22 के बजट में दिया गया। तो मतलब जाहिर हुआ इससे कि सरकार की कथनी और करनी में थोड़ा सा बड़ा बहुत अंतर है। इसमें हमको नहीं जाना है। मनरेगा में आपसे यही पूछा जा सकता है कि इसका फंडिंग कितना किया गया। अब तक का सबसे ज़्यादा फंडिंग है यह है 73,000 करोड़ रुपया। और मनरेगा मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे मेंस के टाइम में। लेकिन अभी आप इतना जानें कि मनरेगा का अब तक का हाईएस्ट पैकेज दिया गया इस मनरेगा के लिए, मनरेगा स्कीम में, जो 73,000 करोड़ रुपये का था। अगला देखते हैं कि रेलवे और ट्रांसपोर्ट रोड मिनिस्ट्री है, इन दोनों डिपार्टमेंट को इसमें भी सबसे ज़्यादा फंडिंग दिया गया, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा फंडिंग दिया गया। जो रेलवे में अगर हम देखें तो 11,0055 करोड़ रुपया दिया गया, और रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए 11,81,01 करोड़ रुपया देगा। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर मैंने डाल दिया है कि अगर देखिए डाटा नहीं पूछेगा, इसमें यह पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया, तो आप याद रखेंगे रेलवे और रोड और ट्रांसपोर्ट और रोड मिनिस्ट्री को। ठीक है, यह दो मिनिस्ट्री को पैसा सबसे ज़्यादा दिया गया। अगला है एक PLI स्कीम। PLI स्कीम क्या है, इसका फुल फॉर्म देखें तो यह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, यह प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करता है, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करता है, मतलब मेक इन इंडिया के थ्रू यह प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करता है। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सबसे ज़रूरी है वहाँ एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पहले उत्पादन होगा, तब तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो इसके लिए भारत सरकार ने 13 सेक्टर को चुना है, 13 सेक्टर को चुना है कि इन 13 सेक्टर पे हम फोकस करेंगे और यहाँ से प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा और उससे देश की मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो फिर इकोनॉमी हमारी अच्छी हो सकती है। तो यह एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि PLI स्कीम जो है इसमें कितने सेक्टर को शामिल किया गया है, तो आप याद रखेंगे इसमें 13 सेक्टर को शामिल किया गया है। और वहीं थोड़ा सा अंतर आया 2022-23 का बजट अगर हम देख लेते हैं, तो अगर 22-23 का जिक्र करें, पूछे कि PLI स्कीम में कितना सेक्टर जोड़ा गया है, तो इसमें एक और नया सेक्टर जोड़ दिया गया है और उस सेक्टर का नाम है ड्रोन। तो PLI स्कीम अगर 22-23 की बात हो तो इसमें 14 स्कीम जोड़ा गया है, और 21-22 का बात हो तो यहाँ पे 13 स्कीम जोड़ा गया है। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। देखिए, बजट और सर्वे का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप याद रखेंगे कि ईयर ज़रूर देखिए, 21-22 पूछ रहा है कि 22-23 पूछ रहा है, इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे, तभी आंसर आप मार पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, दोनों साल का ही पूछ सकता है। तो आप देख लेंगे क्या पूछ रहा है। 21-22 आए तो 13 सेक्टर, 22-23 आए तो 14 सेक्टर। एक ऑपरेशन ग्रीन था। देखिए, ऑपरेशन ग्रीन क्या है, ये है कि इसका मतलब है कि किसानों को फल और सब्जियों का सही कीमत मिले। दूसरा इसका मकसद है कि प्राइस स्टेबिलिटी रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि किसानों को, जैसे देखेंगे आजकल देखते होंगे कि प्याज अगर 50 रुपये केजी है, लेकिन मार्केट का रेट 50 रुपये है, लेकिन किसानों को क्या 50 रुपया मिलता है? किसानों को अभी भी 10 रुपया 8 रुपया मिलता है। बीच में बिचौलिया खा जाते हैं पैसा। तो इससे बचाने के लिए, मतलब किसानों को सही कीमत मिले। अगर 50 रुपये मार्केट में है तो 30 से 40 रुपया किसानों को मिले, बिचौलियों को कम पैसा मिले। इसी के लिए एक ऑपरेशन ग्रीन आया था। इसमें कहा गया कि हम कुछ आइटम को लेंगे, कुछ प्रोडक्ट को लेंगे और उसको प्राइस स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे उस पर, और किसानों का जो सही हक है, उनका सही कीमत उनको दिया जाएगा। तो पहले जो था इसमें 3 प्रोडक्ट को शामिल किया गया था। ये 3 प्रोडक्ट टॉप के नाम से जाना जाता था। एक था टोमेटो, ओनियन और पोटैटो।
ऑपरेशन ग्रीन में पहले तीन ही था कि टोमेटो, ओनियन और पोटैटो को हम मतलब इसमें रखेंगे ऑपरेशन ग्रीन में। लेकिन 2021-22 के बजट में कहा गया कि नहीं, किसानों की हालत तो बहुत ही ख़राब हो गई थी, मतलब हो ही रही है, धीरे धीरे आए दिन हो ही रही है। तो अब कहा गया बजट में कि हम 3 के साथ साथ और प्रोडक्ट को भी शामिल करेंगे और टोटल 22 प्रोडक्ट को हम ऑपरेशन ग्रीन में शामिल करेंगे, जिससे किसानों को लगभग सभी चीज़ों का मतलब उनको कीमत सही तरीके से मिले और मार्केट में एक प्राइस स्टेबिलिटी बनाई जा सके। इससे महंगाई भी कंट्रोल किया जा सकता है और जो किसान हैं उनको लागत का सही पैसा भी मिलेगा। हालांकि ये कितना दोनों पॉइंट जो था कितना सही रहा ये आप देख सकते हैं। हालांकि अभी कोई पॉजिटिव इस पर रिस्पॉन्स दिखता नहीं है। अगला है एक मेट्रो लाइट मेट्रो नियो। 2021-22 के बजट में कहा गया कि भारत सरकार मेट्रो रेल के लिए एक नई टेक्नोलॉजी लाएगी जिसका नाम रखा गया मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। तो आप याद रखेंगे कि अगर एग्ज़ाम में पूछ दे कि मेट्रो रेल की एक नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। ये छोटे छोटे न्यूज़ हैं। एफडीआई एक था इंश्योरेंस सेक्टर में, बीमा सेक्टर में एफडीआई था। तो पहले था या कितना 49% और इस बजट में इसको बढ़ा के किया गया 74%। बस यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि यह पिछले कई एग्ज़ामों में यह डाटा पूछा हुआ है कि एफडीआई का जो बीमा में जो एफडीआई था 49% से बढ़ा के कितना किया गया है, तो 74% किया गया है, कई बार पूछा गया है। एलआईसी पहला अपना आईपीओ लाया था 2021-22 में के बजट में इसका जिक्र किया गया था। तो एलआईसी पहला आईपीओ लाया, यह भी कई बार एग्ज़ाम में पिछले साल का जो भी एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया है। एक ई नैम है। ई नैम क्या है? इसमें कहा गया कि हम 1000 कृषि मंडी बनाएंगे। बस इसमें यह मेंस का बहुत अच्छा टॉपिक है ई नैम, लेकिन प्रीलिम्स में इसमें यही पूछा जा सकता है कि कितने कृषि मंडी बनाने का जिक्र किया गया है, तो 1000। ठीक है। एक था NTLM, यह है नेशनल ट्रांसलेशन लैंग्वेज मिशन। इसमें कहा गया कि सरकार की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, इन सब का भारत के जितने मुख्य भाषा हैं उन भाषाओं में इंटरनेट पर डाला जाएगा। मतलब अभी आप जाते हैं इंटरनेट पे कोई सर्च करने, कोई वेबसाइट खोलते हैं किसी मिनिस्ट्री का, तो उसमें देखते हैं आपको या तो इंग्लिश रहता है नहीं तो हिंदी रहता है। लेकिन भारत में यही 2 भाषा तो चलता नहीं है, बहुत सारी भाषा चलता है। तो लोगों को अपनी भाषा में चीज़ें समझ में आए और लोग सरकार के चीज़ों, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े, इसके लिए NTLM में कहा गया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी से जुड़े जो भी पॉइंट होगा उन सब को हम हर भाषा में, जो भी इम्पोर्टेंट भाषा है देश का, उन सब भाषाओं में अनुवाद करके, ट्रांसलेशन करके हम इंटरनेट पर डालेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? किसी भी भाषा को कोई व्यक्ति आए, अपने अनुसार पढ़े और चीज़ों को समझे, सरकार से जुड़े। यही था और इसमें कुछ नहीं था। एक है विवाद से विश्वास। यह टैक्सेशन से संबंधित था, टैक्स से रिलेटेड था कि अगर आपका कोई पहले का टैक्स हो तो उसके लिए कोई स्कीम बनाया गया है, उसमें आप आइए और सारे विवादों को छोड़ के इस स्कीम से जुड़िए और अपना टैक्स भरिए और निश्चिंत रहिए। ये बड़ा अच्छा पहल है कि टैक्स पहले का बहुत लोगों का बाकी रहता है, कुछ लोग को अनजाने में छूट भी जाता है, तो सरकार उन पे मतलब रेड मार देती है, चाहे कुछ लेटर भेज देती है। तो इससे बढ़िया एक मौका दिया गया कि आप आइए और अपने टैक्स को मतलब दे दीजिए और अपना कहानी मतलब जो भी विवाद ख़त्म करिए। तो विवाद से विश्वास अच्छा पहल है, टैक्स से रिलेटेड है। अगला है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज। देखिए यह बहुत चर्चा में रहा था।
और आत्मनिर्भर भारत जब पैकेज आया था तो ऐसा लग रहा था पेपर में, खासकर टीवी पे ऐसा देखने में लग रहा था कि बस भारत को अब मतलब अमेरिका से आगे बढ़ाने में कोई नहीं रोक सकता है। सारा समस्या यहीं पे अटकी थी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज आ गया है, अब भारत को एकदम कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उसका क्या हुआ, अब कोई चर्चा भी नहीं करता है। इसमें तो टोटल हुआ, सरकार ने 27.1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया, जो कि टोटल जीडीपी का अगर हम बात करें तो 13% था। ठीक है। और आत्मनिर्भर भारत पैकेज था वो 3 बार में दिया गया। इसका पहला फंडिंग था 12 मई को, दूसरा इसका स्लॉट दिया गया 12 अक्टूबर को, और तीसरा इसका स्लॉट दिया गया 12 नवंबर को। ठीक है। तो 12-12 सब जगह है, सिर्फ मई है, अक्टूबर है, नवंबर है। आप इसे थोड़ा सा याद रखें, हालांकि डेट नहीं पूछा जाएगा। आप यह डाटा याद रखेंगे, 27.1 लाख करोड़ रुपया, और यह जीडीपी का 13% था। तो हालांकि आत्मनिर्भर भारत का तो अब बहुत दिन से चर्चा ही नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं करता है इसका, यह पैकेज का कहाँ गया। एक था डिजिटल सेंसस, 2021 में जनगणना होने वाला था, और यह भारत का पहला डिजिटल जनगणना होता, पहला डिजिटल जनगणना होता। अभी हुआ नहीं है, कोविड के चलते इसको डिले किया गया है। अब तक तो अगर सही टाइम पे हुआ होता तो अब शायद आंकड़ा भी आ गया होता है, आने वाला होता, लेकिन अभी नहीं हुआ है, तो मे भी अगले साल तक हो गए। तो इसमें भारत सरकार ने बजट में कुछ फंड दिया, वह फंड कितना था यह पूछा जा सकता है। 3,768 करोड़ रुपये था, यह आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। यह भारत का पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है 2021, और इसमें 3,768 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है। एक होता है कंटिजेंसी फंड, यह आर्टिकल 267A में इसका जिक्र किया हुआ है, और यह यूपीपीसीएस अगर आप दिए होंगे 2021 तो यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसमें अभी हुआ क्या है, इसका पहले फंड था 500 करोड़ का, लेकिन 2021-22 में इसके फंड को बढ़ा के 30,000 करोड़ कर दिया गया, और यही आपको एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आप याद रखेंगे, कंटिजेंसी फंड 267(1) आर्टिकल में आता है। 500 करोड़ का पहले फंड था, जो बढ़ाकर अब कर दिया गया है 30,000 करोड़ का, और यह यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ बजट से देखेंगे तो सिर्फ डेटा पूछा जाता है कि यह कितना था, कितना बढ़ा है, कितना घटा है, तो ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, टोटल समझ जाएंगे। थोड़ा सब्सिडी पे देख लेते हैं कि भारत सरकार ने जो सब्सिडी दिया है, किस सेक्टर को ज़्यादा दिया है, किस सेक्टर को कम दिया है। तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी अगर दिया है, फूड को दिया है, 2 नंबर पे फर्टिलाइज़र है, और 3 नंबर पे पेट्रोलियम है। यह आप याद रखेंगे। 1 पे फूड है, खाने पीने का सामान, 2 पे फर्टिलाइज़र है, और 3 पे पेट्रोलियम है। भारत सरकार जो 2021-22 अपने बजट में बताया कि हम सब्सिडी इन सेक्टर में देंगे, तो टॉप पे फूड, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम था। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमने इस पर बड़ा डिटेल में बनाया था, एक वीडियो भी बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें 2021-22 का जो बजट था उसमें कहा गया कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने में 34,300 करोड़ रुपया देंगे। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फंड है बजट में 34,300 करोड़ रुपया है। तो यह एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, यह डाटा याद रखेंगे। तो अभी इतना ही है, ज़्यादा डाटा है नहीं। एक और चीज़ याद है, मतलब याद आया बता देते हैं आपको, कि बजट 2021-22 में कहा गया
कि हर साल हर दिन देश में 22 किलोमीटर रोड बनाई जा रही है। और इस टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि हर साल रोड बनाने की, हर दिन रोड बनाने की सरकार की गति क्या है। तो अगर ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि हर दिन जो सरकार रोड बना रही है वो 22 किलोमीटर है। यह एक डाटा मतलब बजट का है, तो बजट का डाटा जो है बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 22 किलोमीटर रोड प्रतिदिन सरकार बना रही है 2021-22 के बजट के अनुसार। तो यह कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसको आप 1-2 बार देख लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। अगर 2021-22 का बजट से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और 1-2 बार आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में यह पूरा छप जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।